हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 12 यानी 12वां व्याख्यान। और आज के इस व्याख्यान में बच्चों हम पढ़ेंगे समाकलन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। तो बच्चों इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन इससे क्या फ़ायदा है, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले शुरुआत कर लें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, ये जो समाकलन है, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में अवकलन पढ़ा, तो समाकलन जस्ट उसका उल्टा है। उल्टे का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे और ऐसे कर दिया, मतलब विपरीत रिवर्स प्रोसेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। दैट इज, इसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये सीखेंगे कैसे है विपरीत प्रक्रिया। तो देखो बच्चों, जैसे किसी भी फंक्शन का अवकलन, जैसे हमने फंक्शन लिया f(x), अगर इस फंक्शन का अवकलन यानी d/dx ऑफ f(x), यहाँ कोई सा फंक्शन हो सकता है, x² हो, x³ हो, x³ + 3 हो, x5 हो, कुछ भी हो, यहाँ sin x हो, log x हो, फंक्शन है। अगर इसका अवकलन f(x) का अवकलन, ये क्या बता रहा है बच्चों, अवकलन को, ये प्रोसेस, अगर इसका अवकलन करते हैं तो एक x में ही दूसरा फंक्शन मिलेगा। मान लो वो मिला f'(x), f(x) का अवकलन हुआ f'(x), तो f'(x) का समाकलन f(x) हो जाएगा। समझना बात को, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर f(x) का अवकलन f'(x) है, इसका अवकल गुणांक अगर f'(x) है, तो इसका जो समाकलन करेंगे तो जो हमें समाकल मिलेगा वो ये मिलेगा बच्चों। तो क्या कह सकते हैं, अब बच्चों समाकलन में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये बना हुए, ये एक प्रतीक है, सिंबल है, चिन्ह है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, प्रतीक। ये जो हम साइन बनाएंगे ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जगह नहीं बची, समझ जाएंगे आप, इंटीग्रेशन लिखा है, ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये लगाएंगे। यानी अब जैसे इसका अवकलन ये मिला, तो इसका अब समाकलन करें तो ये मिल जाएगा। तो इसका समाकलन करते हैं, तो ये चिन्ह बना दिया। अब लिखेंगे f'(x). अब इसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करोगे वहाँ ऐसे लिख देंगे dx। तो इस तरीके से हमें ये dx ये बता रहा है कि f'(x) का समाकलन dx के सापेक्ष कर रहे हैं। t के सापेक्ष करते तो dt लिखते, u के सापेक्ष करते तो du लिखते, थीटा के सापेक्ष करते तो d थीटा लिखते। बात समझना ध्यान से। तो इसका समाकलन जब करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा f(x). बात क्लियर हुई, इसका अवकलन ये और इसका समाकलन ये। तो ये जो f'(x) है, f'(x) ये कहलाता है समाकल्य। क्या कहलाता है बच्चों, वैसे मैं इसको 5 मिनट में सिखा सकता था, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लो। इसे समाकल्य कहते हैं। अगर ये चीज़ें ध्यान भी न रहें तो कोई चिंता की बात नहीं है। समाकल्य यानी इंटीग्रांड। और ये जो रिजल्ट हमें मिला समाकलन करने के बाद, ये मिला समाकल।
यानी इंटीग्रल। क्या मिल गया हमें? इंटीग्रल मिल गया बच्चों। क्या मिला? इंटीग्रल। और ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को, ये जो हमने किया, जो कुछ किया, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है, यानी ये जो प्रोसेस है बच्चों, प्रक्रिया, जो भी कुछ हमने किया वो कहलाती है ये प्रोसेस इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बच्चों एक तरीके से जोड़ना है, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं, जोड़ना, समेशन करना। इंटीग्रेशन एक तरीके से क्या बताता है बच्चों? इंटीग्रेशन जो है, अब थोड़ी देर बाद बताएंगे इस बात को डिटेल में, कि इंटीग्रेशन एक तरीके से समेशन है। क्या है बच्चों? समेशन, यानी जोड़ना, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ देना, ये है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां रहीं। अब ये कैसे हुआ कि इसका अवकलन ये हो जाता है तो इसका समाकलन लौट के वही हो जाता है, इस चीज़ को समझना है। तो ये बात समझ में आ गई कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना रहा? एफ एक्स। तो इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? इस बात को भी मैं लिख दूं कि बच्चे इसको पढ़ें कैसे, इस प्रोसेस को, मतलब इसको, किसको? इसको। इसको कैसे पढ़ें? इसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इसे क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स का समाकलन कर रहे हैं। इसको हिंदी में लिख लेंगे, x के सापेक्ष एफ डैश एक्स का समाकलन। मैं लिख देता हूं, x के सापेक्ष एफ डैश एक्स का समाकलन करने पर। क्लियर? वीडियो बच्चों इसीलिए तो लेंदी हो जाता है कि दो काम करने पड़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ाओ, इंग्लिश में भी पढ़ाओ। कोई बात नहीं, दोनों टाइप के बच्चों का भला होगा, जो हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये बच्चों थोड़ी सी बेसिक जानकारी रही कि इंटीग्रेशन क्या होता है। अब और थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब इंटीग्रेशन करना सीख लेते हैं, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें बच्चों। हाँ तो बच्चों देखें, ये जो समाकलन है दो प्रकार का होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एक अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है निश्चित। यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? अनिश्चित समाकलन को। तो चाहे अनिश्चित समाकलन हो चाहे निश्चित समाकलन हो, जो समाकलन के सूत्र रहेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। थोड़ा सा अंतर होगा, वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी बात। कि अनिश्चित समाकलन की बात करें बच्चों, तो एक बेसिक फॉर्मूला लेके चलते हैं। किसकी बात करते हैं? मूल सूत्र की, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जो इसका है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की घात एन डी एक्स। कोई फंक्शन है, मतलब एक्स पर ये फंक्शन जो है एक्स की पावर के रूप में है और पावर है एन। तो एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स की पावर, यहाँ जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, और जितना जोड़ा है उतना ही नीचे लिख दीजिए। यानी जितनी पावर हो गई इसमें एक बढ़ा दिया और हमने नीचे जो एक पावर, देखो कितना आसान सूत्र है कि जितनी भी घात हो उसमें एक जोड़ दो। जैसे 3 की घात है तो एक जोड़ दो, 4 हो गई, और जितनी घात ऊपर हुई उतना ही नीचे कर दो। ठीक है, ये हुआ। अब होता क्या है बच्चों? ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है,
ये बेसिक फॉर्मूला आपका जो फिजिक्स, हम यहाँ जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, वो केवल किसके लिए पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन बहुत लेंदी है बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो है क्या कि अगर हम इंटीग्रेशन पढ़ाएं तो 1-2 महीने में ख़त्म होगा बच्चों, लेकिन हम आपको उतना बताना चाह रहे हैं जितने से आपका काम चल जाए, कि फिजिक्स में काम चल जाए। तो फिजिक्स में बच्चों केवल इसी एक लाइन से काम चल जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें इससे कैसे काम चल जाएगा। अब थोड़े थोड़े कुछ नियम बताएंगे। तो अब देखें यहाँ पर जैसे x की पावर n dx था, तो अब मैं इसको लिखता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, x की पावर 3 dx, यानी x की पावर q, x की घात 3 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर कितना मिलेगा? x लिख दो, घात 3 है उसमें 1 जोड़ दो, 4 हो गई, और जितनी जोड़ के आई उतनी ही अपॉन में लिख दो। है ना बच्चों, कितनी आसान बात। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की पावर 5 dx, अब माइनस की ले लेते हैं, -5 dx। तो इसमें 1 जोड़ो, तो -5 + 1 -4 हो गए, तो ऊपर आ गया -4, और जितनी पावर ऊपर आई है उतना ही नीचे लिख दो। अब है क्या बच्चों, इतनी बात हमने बताई, ऐसे आप कुछ भी किसी का भी समाकलन कर सकते हैं। अनिश्चित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि होता क्या है बच्चों, अब एक बात और बताएं, जैसे x की पावर 4, अभी हमने कहा कि उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। अब बच्चे कहेंगे सर करके दिखाओ, ऐसे कैसे मान लें? तो इसी को करते हैं। इसका समाकलन ये आया, यानी जो समाकल आया, इंटीग्रल आया, वो इतना आया बच्चों। तो अगर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इतना आना चाहिए, तभी तो उल्टा प्रोसेस होगा। तो कर लीजिए, d/dx x की पावर 4/4 बराबर, देखिए 1/4 कांस्टेंट है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अवकलन किसका करना है? x की घात 4 का। कैसे करते हैं? पावर पहले लिख लेते हैं, और x में जो पावर है उसमें 1 कम करके लिखते हैं, तो x की पावर कितना रह गया बच्चों? 3। और देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आ गया? x की पावर 3। तो देखें इसका अवकलन इतना आया, इसीलिए इसका समाकलन इतना आया। उल्टा हो गया ना, इसका समाकलन किया तो इतना आया, और इसका अवकलन किया तो लौट के वही फंक्शन आ गया, x की पावर 3 आ गया। इसीलिए हमने कहा कि रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन बच्चों एक बात और बता दें कि कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ x की पावर 3 है, तो यहाँ +0 भी तो लिख सकते हैं, तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। ये व्यापक, मतलब व्यापक रूप में लिखें इसी सूत्र को। ये तो जनरल, हम होता क्या है ऐसे ही कर देते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन वास्तविकता क्या है? व्यापक रूप में इसका जब इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n dx का, तो कितना आएगा? x की पावर n+1/n+1 c, ये कांस्टेंट और आता है। तो हम इसको लिखते नहीं हैं, लेकिन दिमाग में होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लिखते हैं, और जहाँ केवल हमें इंटीग्रेशन करना ही है, उससे हमें कोई और प्रोसेस नहीं करनी है, तो वहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन दिमाग में होना चाहिए। तो ये हमने एक जिस तरीके से हम करते हैं वो लिख दिया है। अब यहाँ कायदा क्या है कि x की पावर 3 dx का आप इतना ही करेंगे बच्चों, जब ज़रूरत होगी तब प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। कायदा में इसका इंटीग्रेशन इतना नहीं हुआ बल्कि इतना हुआ, c + c। ध्यान रहेगी बात, ये अपनी तरफ से लगाना है। अब हमने कहा अनिश्चित समाकलन, तो किसी भी फंक्शन का बच्चों जो समाकल मिलता है, जो इंटीग्रल मिलता है, वो निश्चित नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता, फिक्स नहीं है। क्यों? अब कांस्टेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं ना बच्चों। यहाँ इस फंक्शन का हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर x की पावर 4/4 + बनाया, तब भी सही है, क्योंकि कांस्टेंट कितना भी ले सकते हो। x की पावर 4/4 + 5 आया, x की पावर 4/4 कोई भी संख्या -3 आया, x की पावर 4/4 x की पावर 4/4 प्लस थीटा आया, सॉरी थीटा तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 आया। तो अनंत अनंत हल हो गए, अनंत उत्तर हो गए इसके, क्योंकि कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो। इसीलिए ये क्या रहा बच्चों? अनिश्चित समाकलन, कि किसी भी फंक्शन का एक अद्वितीय समाकल नहीं मिलता है, एक अकेला यूनिक नहीं मिलता है।
बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जरूरत हो तब कांस्टेंट लगाना, नहीं तो आप सीधा सीधा ये याद रखना, व्यापक रूप में ये याद रखना। ओके बच्चों, बात क्लियर हुई इंटीग्रेशन क्या होता है। अब कुछ नियम सीख लेते हैं इंटीग्रेशन करने के, इसे नहीं हटाऊंगा मैं। जैसे कि अगर संग में कांस्टेंट लगा हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें तब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हमने एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि x की पावर n dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1। अब ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पर n की कोई भी घात हो सकती है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x5 हो सकता है, लेकिन जरूरी बात ध्यान रखें कि n बराबर -1 नहीं हो सकता। और सबके लिए सही है ये सूत्र, ठीक है। अगर n बराबर -1 है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर हम x की पावर -1 कर दें dx तो क्या होगा बच्चों, x की पावर -1 + 1 करोगे और अपॉन -1 + 1 करोगे तो कितना हो गया, ऊपर हो गया x की पावर 0 और x की पावर 0 बटे नीचे 0। x की पावर 0 का मतलब 1/0 इनफाइनाइट हो गया, यानी अनिश्चित कहना चाहिए कि डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो ये यहाँ ये बात लागू नहीं होगी। फिर इसके लिए एक अलग से सूत्र याद रखना है, तो मैं यहीं स्टार बना देता हूँ। अगर -1 है, औरों के लिए लग जाएगा, जैसे -2 हो, x की घात -2 हो तो लगेगा। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x की घात -2 + 1 प्लस ही तो करना है, बटे -2 + 1 बराबर x की पावर -1 बटे -1, यानी -1/x आ गया। ऐसे ही -3 के लिए भी चलेगा, -4 के लिए भी चलेगा, x की घात प्लस में हो उसके लिए भी चलेगा, केवल इतने के लिए नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब n -1 के बराबर नहीं है, और इसको छोड़ के बाकी की सब पावर्स के लिए वैलिड है। अब अगर -1 है तो क्या होगा, यानी x की पावर -1 dx है बच्चों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, 1/x dx। तो दोनों ही एक ही बातें हैं, यानी दोनों बात एक ही है। इनका जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो कितना आता है, log x आधार e। तो ये है, ये अपवाद है, जैसे केमिस्ट्री में अपवाद पढ़ते हैं, तो ये अलग से याद रखना है। बाकी की सब घातों के लिए यही लागू होगा। अब कुछ नियम सीखते हैं कि जैसे बच्चों केवल dx हो, ये अगला नियम, ये पहला, इसे कर लो, ये तो स्टार अपवाद हो गया। अब दूसरी बात सीख रहे हैं, नंबर 2, dx हो, dx हो इसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों, 1 है। कितना है, 1 है, 1 ही तो है, यानी 1 dx है। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की घात 0 है। अब इसमें भी यही सूत्र लगेगा, तो कितना हुआ, एक जोड़िए तो ऊपर x की घात 1, तो वो लिखेंगे नहीं, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे, यानी केवल dx लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन हो गया x। ये दूसरी बात याद रखेंगे। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं कि अगर अब जैसे x का करें, अभी इन्हें हटा दूं, अब इतना तो याद हो गया है आपको। तो क्या रहा बच्चों, अभी बताया नंबर 2 पर, सॉरी बच्चों, dx तो कितना हो जाएगा, x प्लस c भी होगा बच्चों, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तो आपको हर जगह लिखना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। तो dx हो गया x। अब बच्चों अकेला कांस्टेंट हो, जैसे c dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, c बाहर और dx, और dx का x, तो कितना आ गया, cx। कांस्टेंट संग में लगा हो तो वो वही रहता है, यानी सूत्र क्या बना है इसका कि कोई भी फंक्शन के साथ, जैसे u फंक्शन हो x का, कोई भी हो, यहाँ x² भी होता तो c संग में लगा रहता, जैसे डिफरेंशिएशन में किसी वेरिएबल के साथ होता था तो लगा रहता था, हटता नहीं था। तो cu dx है तो c तो संग में रहेगा ही और u का समाकलन होगा, ये नियम बना यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। जैसे अब अकेला 3 आ गया, जैसे dx का x, और हम ये कहें फॉर एग्जांपल कि 3 का कितना होगा, तो 3 संग में रहेगा बच्चों, समझ रहे हैं, dx तो कितना आ गया, 3x। 4 होते तो 4x आ जाता, 5 होते तो 5x आ जाता, ये बात भी समझ गए।
अगर संग में लगा है, जैसे ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx करिए, तो 3 तो बच्चों संग में रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x³ 3/3, 3 से 3 कट गए, बराबर आ गया x³ 3 प्लस c भी लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ या मत लिखो, आपको ध्यान रखना है, ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। अब दो फंक्शन जोड़ रहे हैं बच्चों, अगला नियम, चौथा नियम कि दो फंक्शन हैं ऐड हो रहे हैं या घट रहे हैं, दोनों के लिए लागू होगी बात। और dx और u और b दोनों हैं क्या, फंक्शन ऑफ x हैं। u और b x के फंक्शन होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो u का भी करोगे u dx, प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका भी करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हो x³ + 5x² dx, ये करिए तो दोनों का करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, बराबर ऐसे लिख लेंगे x³ dx + 5, बाहर ले लें इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को, x² dx। x³ का कितना हो गया, आप तो सीख गए, आप x4/4, एक घात बढ़ानी है, + 5x³ 3, ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं, माइनस होता तो माइनस आ जाता। बात क्लियर हुई बच्चों, कितना आनंद आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि सब में +c लगा हुआ है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सब में लगा है बच्चों एक कांस्टेंट, बात समझ रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये रहा बच्चों, इससे ही हमारा फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे, वो इसी से हो जाएंगे। और ये कुछ मूलभूत बातें थी बच्चों, वो भी मैंने समझा दी। अब कुछ और अतिरिक्त बताने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के लिए, सूत्र बहुत हैं बच्चों। जैसे sin x का डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था, cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, तो उल्टे हो जाते हैं सारे सूत्र, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, ज़्यादा नहीं भटकाएंगे आप लोगों को। एक जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का, वो हमने सिखा दिया, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी बात अनिश्चित समाकलन की हुई है बच्चों, अब बात करते हैं निश्चित समाकलन की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फटाफट। तो अब चलते हैं बच्चों निश्चित समाकलन पर। कुछ अंतर नहीं है, मामूली सा अंतर है। अभी जो कुछ बताया ये मत कहना अब ये नई चीज़ सिखा रहे हैं, वही है जैसे अभी इंटीग्रेशन किया वही है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दी, बस कंडीशन जुड़ गई कि जैसे अभी हमने कहा कि fx dx, यानी हम फंक्शन fx का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ हमें जो सॉल्यूशन मिलता है बच्चों, मान लो कोई दूसरा फंक्शन मिल गया, fx का किया तो हमें मिल गया कैपिटल fx, ये छोटा f बनाया है, और प्लस c, ये कांस्टेंट, यही तो नियम बताया था अभी। तो ये तो हुआ अनिश्चित, कैसा हुआ, अनिश्चित। ये कैसा समाकलन है बच्चों, अनिश्चित। अब इसी में हमने क्या कह दिया कि इसको एक सीमा तक कि इनिशियल, प्रारंभिक, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ठीक है ना, लोअर, निम्नतम सीमा, कि ए से लेके बी तक समाकलन करो इसका। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ए यहाँ पर क्या हो गई बच्चों, लोअर लिमिट। इंग्लिश में याद रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर कोई कठिन इंग्लिश नहीं है, ये निम्नतम सीमा है। और ये बी अपर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट, ठीक है। तो ये निश्चित हो गया कि यहाँ से यहीं तक करो। अब बहुत सारे हल नहीं मिलेंगे, जैसा इसमें बहुत सारे हल मिल गए, सी की जगह 1 लिख दो तो अलग, 2 लिख दो तो अलग, 3 लिख दो तो अलग, लेकिन यहाँ निश्चित हो गया। जैसे कैसे भाई, नियम वही लगेंगे इंटीग्रेशन करने के, बस लिमिट लग गई। कैसे हल करते हैं इस निश्चित समाकलन को समझ लें। जैसे बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं, x³ लिख दिया हमने dx, और इसको 1 से लेके 2 तक लिमिट लगा दी, तो हो गया निश्चित। कैसे, बराबर x³ का कितना आएगा, x⁴/4, ये सीख गए, नियम वही लगाया। बस इससे मत घबराइए, लिमिट अब इसे कोष्टक में बंद करके नीचे वाली लिमिट नीचे लिख दो, ऊपर वाली लिमिट ऊपर लिख दो। अब यहाँ +c नहीं लगाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आप लगा भी देते हैं +c यहाँ अंदर, तो वो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो कट जाएगा। तो बराबर, अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल है जिसके सापेक्ष आपने अब समाकलन किया है, उस पद में, उन वेरिएबल्स में जहाँ जहाँ वो वेरिएबल हैं, यानी x, ऊपर वाली लिमिट रख दो, यानी x की जगह 2 लिख दो, यानी 2⁴/4,
माइनस करके नीचे की लिमिट रख दो, यानी x की जगह 1 की घात 4/4। 4 हम बाहर भी ले सकते थे, कांस्टेंट था। तो 2 की घात 4 कितना आया बच्चों? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 माइनस 1/4। ठीक है, 16/4 माइनस 1/4, आंसर आ गया 15/4। तो अद्वितीय हल आया। अब यहाँ ये नहीं है कि बहुत सारे आंसर आ गए, एक निश्चित आ गया कि 15/4। इसका समाकलन 16/4 नहीं आ सकता, 17/4 नहीं आ सकता, 18/4 नहीं आ सकता, निश्चित हो गया, क्योंकि लिमिट लगाते ही वो इंटीग्रेशन हो गया निश्चित। तो नियम वही रहेंगे इंटीग्रेशन करने के, बस उस वेरिएबल में लिमिट लगा दोगे बच्चों। आ गई ना बात समझ में? एक और करके देखें। जैसे मान लो ये है, क्या लें बच्चों? माइनस का ले लें। अब जैसे x की घात -6 कर लें, x की घात -6 और कर लें 5 dx और लिमिट रख दें। अब कहोगे सर 1 से 2 ही रखते रहोगे, कुछ अलग रख दो, -1 से 1 रख दो। चलो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करिए। 5 इंटू एक्स की घात, इसमें 1 जोड़ो बच्चों, तो -6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 माइनस का, तो -5 बटे नीचे भी -5। इसको बंद कर दो और नीचे की लिमिट नीचे लगा दो, ऊपर की लिमिट ऊपर लगा दो। ठीक है ना बच्चों? एक लेवल के तो होने चाहिए ब्रैकेट। अब 5 से 5 कट गया, यहाँ कर दूँ बच्चों। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बराबर माइनस बाहर लिख देता हूँ, माइनस अंदर क्या रह गया? x की घात -5 और लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 1। तो x की जगह 1 रखना है, तो बराबर माइनस x की जगह 1 की घात -5 माइनस, अब x की जगह -1 रखना है और इसकी घात -5। आगे बात समझ में क्लियर हो रही है? इसको हल करना है तो इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 की घात -5 है बच्चों, तो इसको 1/1 की घात 5 लिख सकते हो और वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी। 1/1 की नीचे ले जाके 1 की घात 5 हो गई ना, बात समझ रहे हैं? और उसका मान कितना आया? 1 माइनस, अब -1 पर माइनस की पावर 5 है, -1 पर माइनस की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 वो 1 अपॉन -1 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये अलग है, अलग से समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे, संख्या मैंने ऐसी ले ली, अंदाज से ही तो लिखी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बच्चों को समझाने के लिए। तो 1 अपॉन -1 और -1 की पावर 5 है, -1 के ऊपर सम संख्या होती तो प्लस हो जाता, -1 का सम बार गुणा करोगे, -1 -1 3 बार किया तो -1, तो विषम बार हो रहा है तो माइनस आया, यानी -1 आया। और 1 अपॉन -1 कितना आया? ये 1 अपॉन -1 यानी -1 आया बच्चों, ठीक है? यानी -1 आया इसको हल करके, -1 माइनस माइनस हो गए प्लस, तो -1 + 1 और माइनस पहले से ही है और ये हो गए 2, यानी आंसर आ गया -2। तो निश्चित आई वैल्यू -2 आया, इसका उत्तर -3 नहीं आ सकता बच्चों, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद है कि ये निश्चित समाकलन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, जल्दी से इसका रिवीजन करके आइएगा और कल फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराएंगे जो इन समाकलन की सहायता से होंगे, ठीक है बच्चों? ओके, मिलते हैं कल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।